ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि परंपरागत बहस में 4 सिद्धांत अपने को याद करने, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। देखो, आप शुरुआत किस तरह से कर सकते हो, अगर परंपरागत बहस या समकालीन बहस, ये दोनों में से एक आना है 20 नंबर का, तो सवाल की शुरुआत किस तरह से करनी है अपने को कि राजनीतिक चिंतन में तथा राजनीतिक विश्लेषण में राज्य की प्रकृति किस हिसाब से होनी चाहिए, यह हमेशा राजनीतिक विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय रहा है और अलग-अलग समय पर अलग-अलग विद्वानों के द्वारा अलग-अलग सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य इंसान की रोजमर्रा जीवन की स्थितियों को नियंत्रित करता है, ठीक है? यानी कि राज्य एक इंसान की लाइफ को कंट्रोल करता है, ठीक है? कंट्रोल मतलब अपन मन मन के मुताबिक सारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अपन अगर नौकरी करते हैं, अपन बिजनेस करते हैं, तो राज्य को अपने को टैक्स चुकाना पड़ता है और मतलब कोई भी कार्य हो, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड वे में नहीं कर सकते। जैसे कि सड़क पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, 200 की स्पीड में नहीं गाड़ी दौड़ा सकते, नियम बने हुए। तो राज्य कंट्रोल करता है व्यक्ति की लाइफ को। लेकिन राज्य ऐसा इसलिए करता है क्योंकि किसी को कोई नुकसान ना हो और राज्य के अंदर सौहार्द और की भावना बनी रहे, ठीक है? तो इस तरह से आपको शुरुआत कर देनी है। 5-6 लाइन तो यही हो गई है। आपको 4 पेज भरने, तो आराम से आप भर के आ जाओगे, ठीक है? तो आपको शुरुआत करनी है। अगर परंपरागत बहस से सवाल आता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में राज्य की प्रकृति के आधार पर 4 सिद्धांत दिए गए: पारंपरिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और पारंपरिक बहुलवाद और पारंपरिक मार्क्सवाद। ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है? इसको मैं आफ्टर क्लास अपलोड कर ही दूंगा, कल भी नहीं किया था, आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो पारंपरिक उदारवाद एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जॉन लोक का नाम लिखना है। पारंपरिक उदारवाद में जॉन लोक का नाम याद रखना है, जीन बेप्टिस्ट का नाम याद रखना है और थॉमस माल्थस का नाम याद रखना है, ठीक है? और डेविड रिकार्डो का नाम भी याद रखना है। लेकिन इस सिद्धांत को विकसित किसने किया था? पारंपरिक उदारवाद को इसको विकसित किया था, एक तो जॉन लोक का नाम याद रखना है और एक एडम स्मिथ का नाम याद रखना है, ठीक है? एडम स्मिथ का लिखना मत, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। एडम स्मिथ नाम है इसका, ठीक है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ और जॉन लोक के द्वारा ये सिद्धांत मतलब बनाया गया था, पारंपरिक उदारवाद। जबकि इसको विकसित किसने किया? जॉन बेबिस्टिक और थॉमस माल्थस और डेविड रिकार्डो के द्वारा। अब पारंपरिक उदारवाद में बस 2-4 बातें याद रख लो आप कि यहाँ पर सीमित सरकार की बात की जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता, कानून के शासन की बात की जाती है, नागरिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। यानी कि राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए बाजार में भी और व्यक्ति की लाइफ में भी। ये बात करता है पारंपरिक उदारवाद, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म। पारंपरिक कहूं या शास्त्रीय कहूं, एक ही बात है, दोनों शब्दों का एक ही मतलब निकलता है, ठीक है? अब देखो, पारंपरिक उदारवाद में अपन और भी लिख सकते हैं चीजें कि मतलब जो राज्य के जो नागरिक होते हैं वो ऐसे लोगों को शासन में जाने से रोकते रोकते हैं जो तानाशाह बन सकते हैं, जो मतलब काफी सारा पैसा जुटा करके जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है? जो बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं तथा अपने मन मुताबिक अपने विचारधारा को फैला सकते हैं, ऐसे लोगों को रोका जाता है शासन में जाने के लिए, ठीक है? तो ये है अपना पारंपरिक उदारवाद। और इसमें और लिख सकते हो 2-4 चीजें आप कि मतलब पहले के टाइम पर दोस्तों राजा हुआ करता था, चर्च होता था और नोबल्स होते थे। नोबल्स मतलब अभिजात्य वर्ग। तो पारंपरिक उदारवाद सिद्धांत इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों राजा, चर्च और अभिजात्य वर्ग मिलकर के राज्य नामक संस्था का फायदा उठा करके, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों में कटौती कर रहे थे, काफी सारा पैसा कमा रहे थे वो लोग और बाजार को नियंत्रित कर रहे थे, नागरिकों की स्वतंत्रता अधिकार खत्म हो गए थे, इसलिए पारंपरिक उदारवाद है वो सिद्धांत आता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि जो शासक है, मतलब राज्य की सत्ता पर जो बैठता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसकी शक्तियां हैं वो सीमित होनी चाहिए, सरकार की भी शक्तियां सीमित होनी चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो ये है अपना पारंपरिक मार्क्सवाद, सॉरी, पारंपरिक उदारवाद। आगे आधुनिक उदारवाद है दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी में आया, जबकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में आया था आपका पारंपरिक उदारवाद, राइट? तो आधुनिक उदारवाद सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति चल पड़ी थी, ठीक है? और औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पर काफी सारे फैक्ट्री और कारखाने स्थापित किए गए थे, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ पूंजीपतियों ने, जिनके कारखाने और ये फैक्ट्रियां वगैरह थी, उन्होंने दोस्तों अपने मिलों में, यानी कि अपनी फैक्ट्रियों में महिलाओं से, बच्चों से और मजदूरों से काफी ज्यादा काम करवाया, दिन रात काम करवाते थे और उनको वेतन बहुत कम देते थे, क्योंकि जो पूंजीपति आदमी होता है, जो कैपिटलिस्ट सोच रखता है, वो सिर्फ पैसा छापने पे ध्यान देता है, ठीक है?
पैसे कमाने पर ध्यान देता है, इसकी वजह से शोषण हुआ लोगों का। और इसीलिए दोस्तों समय समय पर अना सिद्धांत आते रहे लोगों की भलाई करने के लिए। तो पारंपरिक उदारवाद के बाद में आधुनिक उदारवाद आया। ठीक है, आधुनिक उदारवाद भी राज्य के कम हस्तक्षेप की बात करता है। ठीक है, सीमित सरकार की बात करता है, राइट, और व्यक्ति को अधिकार दिलाने की बात करता है। वो सारे पॉइंट सेम रहेंगे, अंतर इतना है कि ये सिर्फ 20वीं शताब्दी में आया था और ये पूंजीपतियों की शक्तियां सीमित करने के लिए आया था, राइट। और यहां पर दोस्तों आधुनिक उदारवाद में आपको एक विद्वान का नाम याद रख लेना, काम चल जाएगा, टी एच ग्रीन का। ठीक ठीक है, टी एच ग्रीन, टी एच ग्रीन, ओके। टी एच ग्रीन ने क्या कहा था कि राज्य ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि एक व्यक्ति का विकास हो, एक व्यक्ति का विकास हो, और राज्य है ना कुछ सकारात्मक नीतियां बनाएगा अपने नागरिकों का भला करने के लिए। कुछ सकारात्मक नीतियां बनाएगा, जैसे कि कोई वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, उसको पेंशन की व्यवस्था दे दी, कोई विधवा है उसके लिए मतलब उसको कोई रोजगार दे दिया, राइट। और व्यक्ति को अगर कारोबार में दिक्कत आती है तो उसकी मदद कर दे। तो टी एच ग्रीन कहता है कि राज्य ऐसे हालात पैदा करेगा ताकि एक व्यक्ति का विकास हो और व्यक्ति के कल्याण के लिए सामाजिक नीतियां बनाएगा राज्य। ये बात करता है आधुनिक उदारवाद। ठीक है, और क्या लिख के आएंगे आप आधुनिक उदारवाद में? कल भी मैंने आपको समझाया था, कल तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी, तो आज वापस से सुन लो। ठीक है, समाज का भला करने के लिए राज्य क्या करेगा, बाजार के लिए भी नीतियां बना सकता है। अगर बाजार के अंदर कोई एक व्यक्ति काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है और किसी व्यक्ति के पास में सारा पैसा आ गया बाजार का, तो उससे संबंधित वो नियम बना सकता है। और राज्य क्या करेगा, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पेंशन सेवाएं, है ना, ये सब लागू करेगा लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, और हर एक व्यक्ति के उद्धार की बात करेगा, यानी कि अगर किसी को रिजर्वेशन की आवश्यकता है, आरक्षण की आवश्यकता है, तो आरक्षण का प्रावधान भी करेगा। तो आधुनिक उदारवाद में एक्स्ट्रा क्या लिखना है कि राज्य नीतियां बनाएगा, सामाजिक नीतियां बनाएगा, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, पेंशन सेवाओं के लिए। और राज्य कानून बनाएगा और नियम बनाएगा ताकि राज्य के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी स्थिति अच्छी हो। ठीक है, और राज्य हर कोशिश करेगा कि आर्थिक मंदी ना आए, आर्थिक मंदी ना आए। बस ये आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है राज्य, ठीक है, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। और सरकार खर्चा करेगी नागरिकों की स्थिति सुधारने के लिए। ये आप आधुनिक उदारवाद में पॉइंट लिख के आ जाना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसमें क्या पॉइंट लिखना है, तो आप इस वीडियो को वापस से एक बार देख लेना, राइट। अब बात करते हैं पारंपरिक बहुलवाद में। तो इसका शुरुआत कैसे करना है, कल भी बताया था कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक संप्रभुता, दूसरा क्षेत्र, तीसरा जनसंख्या, और चौथा होता है सरकार। ठीक है, तो बहुलवाद का मतलब क्या होता है, बहुलवाद मतलब राज्य की जो शक्ति होती है ना वो बटी होती है। राज्य की जो शक्ति होती है वो बटी होती है किसमें? अब देखो, जैसे कि भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, तो जिसमें गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, ठीक है, और दबाव समूह, हित समूह है, और सरकार खुद भी है, ठीक है, पूंजीपति भी है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत सरकार या भारत राज्य के पास में सारी शक्तियां शक्तियां बटी हुई है। ठीक है, तो विद्वान यही कहते हैं कि ये जो शक्तियां का जो बंटना, ये अच्छी बात होती है किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर सरकार ने तानाशाही की तो उसको रोकने वाला तो कोई होना चाहिए। यही पारंपरिक बहुलवाद कहलाता है। ठीक है, अब पारंपरिक बहुलवाद में थोड़ा सा और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पहले के टाइम पे इंग्लैंड में क्या चलता था, यूरोप की बात कर रहा हूँ, 15वीं शताब्दी में। जैसे कि किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है तो फुटबॉल क्लब हुआ करते थे, किसी को म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक क्लब हुआ करते थे, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, टीचिंग क्लब, और किसी को कहानी लिखना पसंद है तो उसके लिए स्टोरी राइटिंग क्लब हुआ करते थे। ठीक है, अब राजनीतिक विद्वान चर्चा करते हैं कि यार ये जो क्लब है, ये जो एसोसिएशन, संगठन लोग बना लेते हैं, जैसे कि आपने मान लो क्रिकेट सीखनी है या आपने बैडमिंटन सीखना है, तो आप बैडमिंटन संघ में शामिल होगे। वहां पर आपको सिखाया जाएगा कि बैडमिंटन कैसे खेलना है, ठीक है, आपको कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बैडमिंटन संघ भी आपकी सहायता कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और राज्य भी दोस्तों बैडमिंटन खेलने वालों के लिए दोस्तों स्कीम लेके आता है। ठीक है, स्पोर्ट फील्ड में कितना स्कीम चल रहा है सरकार का, आप जानते ही हैं, अच्छी भली बात है। तो दोस्तों जो नागरिक समाज है और संगठन है तथा सरकार है, मिलकर के व्यक्ति का भला करेंगे, यही कहता है पारंपरिक बहुलवाद। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन? हाँ भाई, इसी को है ना आप थोड़ा सा विस्तार दे देना बहुलवाद में।
बहुलवाद में और क्या लिख सकते हैं आप कि मान लो संगठन नहीं हो, गैर सरकारी संगठन नहीं हो किसी राज्य में, किसी कोई क्लब नहीं हो या फिर कोई नागरिक समाज नहीं हो, तो उस स्थिति में राज्य अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ सकता है, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता है और तथा जनता पर तानाशाही स्थापित कर सकता है, ठीक है? और इस स्थिति में वो संघर्षों का समाधान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों मान लो आप बैडमिंटन सीखना आपने, तो बैडमिंटन संघ में शामिल हो गए, तो आपको जो समस्याएँ आती है तो वो बैडमिंटन संघ को बताओगे आप, ठीक है? तो आपकी जो समस्याएँ हैं वो बहुत अच्छे से मतलब सॉल्व हो जाएँगी, जब आप ऐसे राज्य में रहते हो जहाँ पर सरकार के अलावा कुछ और भी संगठन हैं जो कि व्यक्ति की भलाई की बात करते हैं। ये बहुलवाद में लिख के आना है अपने को, ठीक है? बस ये हो गया है। पारंपरिक मार्क्सवाद में क्या लिखना है कि ये जो सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का एक विद्वान था, ठीक है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने, ठीक है? इस बंदे का नाम याद रखना, ये दोस्त था किसका? कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है? तो दोनों ने मिलकर के दोस्तों एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है? कैपिटल का मतलब यहाँ पे पूंजी है और दास का मतलब आप जानते हैं कि एक मालिक हुआ करता था, दास हुआ करता था, मालिक की सेवा किया करता था, दास बदले में मालिक इसका शोषण ही करता था, इसको कुछ भी नहीं देता था। तो पारंपरिक मार्क्सवाद में आप लिख के आना कि कार्ल मार्क्स है दोस्तों, मजदूरों के हक की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास में खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय कि अपनी बेड़ियों के, बेड़ियां क्या होती है? जिससे व्यक्ति बंधा हुआ होता है, ठीक है? तो मजदूरों को कहता है कि तुम पूंजीपतियों को समाप्त कर दो और राज्य खुद चलाओ, ठीक है? अब मजदूरों को राज्य चलाना नहीं आता है, तो कुछ समय तक तो वो एक्सपीरियंस लेंगे राज्य कैसे चलाया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे और अंत में राज्य भी समाप्त कर देंगे, क्योंकि दोस्तों कार्ल मार्क्स है ना, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता था, ठीक है? क्योंकि राज्य का सहारा लेकर के कुछ पूंजीपति, कुछ बिजनेसमैन है, वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि राज्य नीति बनाता है, ठीक है? योजनाएं बनाता है, कानून बनाता है, नियम बनाता है। पूंजीपतियों के कहने पर उसी प्रकार के कानून नियम बन सकते हैं जो कि आगे चल करके शोषण करेंगे गरीब जनता का, ठीक है? ये आपको पारंपरिक मार्क्सवाद में लिख के आना है। और भी आपके पास में टाइम रहता है तो आप लिख के आ सकते हैं कि पहले के टाइम पे मालिक दास का शोषण करता था, ठीक है? मालिक किसका शोषण करता था? दास का। और मध्य युग में, यूरोप में मध्य युग यानी कि 15वीं शताब्दी में बात करें, सामंत शोषण करता था किसका? सामंत शोषण करता था किसान का, ठीक है? और अगर बात करें कि मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो पूंजीपति किसका शोषण करेगा? पूंजीपति शोषण करेगा डियर मजदूर का। तो किसी भी समय में आप जाके देखो, किसी भी टाइम पीरियड में जाके देखो, कोई किसी ना किसी का तो शोषण कर रहा है, ठीक है? अब ये 2 वर्ग बन जाते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूँ 1000 साल पहले, तो 1000 साल पहले 2 वर्ग थे समाज में, मालिक और दास, जिसमें मालिक दास का शोषण किया करता था, काम करवाता रहता था इससे, कुछ नहीं देता था। और फिर मध्य युग 15वीं शताब्दी में बात करें तो समाज में 2 वर्ग, 2 सेक्शन वापस से उपस्थित थे, सामंत और किसान। सामंत किसान का शोषण करता था। फिर सामंती व्यवस्था जैसे ही खत्म होती है यूरोप के अंदर, फिर दोस्तों चल पड़ता औद्योगिक क्रांति, उसके अंदर पूंजीपति शोषण करेगा मजदूरों का। तो हर समय काल में, हर टाइम पीरियड में दोस्तों समाज में वर्ग रहा है। वर्ग होते हैं तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता ही करता है। तो ऐसे राज्य की कल्पना करता है कार्ल मार्क्स जहां पर वर्ग विहीन व्यवस्था हो समाज के अंदर, यानी कि वर्ग ही नहीं हो। अब वर्ग ही खत्म हो जाएगा तो क्या गरीब क्या अमीर, ठीक है? तो फिर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और राज्य को भी समाप्त कर देंगे, तो राज्य का सहारा लेकर कोई आगे शोषण किसी का नहीं करेगा। तो संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, संसाधनों के बराबरी के बंटवारे की बात करते हैं कि मतलब संसाधन है तो वो समान रूप से वितरित हो गरीब और अमीर के बीच में, ठीक है? तब जाकर के गरीब का भला होगा, राइट? ये लिखना है आपको, ठीक है? ये लिखना है आपको पारंपरिक मार्क्सवाद में। तो आपका एक 20 नंबर का सवाल तो खत्म हो जाता है यहां तक, ठीक है? राज्य की समकालीन बहस, ठीक है? इसमें 5 सिद्धांत है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। नव उदारवाद, नव मार्क्सवाद, नव बहुलवाद, नारीवाद, समुदायवादी, बहुसंस्कृतिवादी। अब देखो जो मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको, तो उसके अंदर आप देख देख के या तो नोट्स बना लेना या फिर इसी वीडियो को आप वापस से देख लेना, क्योंकि वीडियो के अंदर सारी बातें बताना तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं मैक्सिमम चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है? आराम से लिख के आ जाओगे, वीडियो को देख लेना। नव उदारवाद का मतलब क्या है? नया वाला उदारवाद। तो पुराना वाला जो उदारवाद था ना, वो 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है? 17वीं शताब्दी वाला जो उदारवाद था वो पारंपरिक उदारवाद कहलाया, जबकि 17वीं शताब्दी के बाद का जो उदारवाद है
वो नव उदारवाद, यानी कि जो फिलहाल का टाइम चल रहा ना वो नव उदारवाद का टाइम चल रहा है। अब देखो एक शब्द बिल्कुल कॉमन है, उदारवाद। तो जहां पे उदारवाद की चर्चा उठती है ना, तो वहां पर आपको समझना है कि यहाँ पर सीमित सरकार की बात चल रही है, यहाँ पर नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की बात चल रही है, यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात चल रही है, यहाँ पे सीमित सरकार की बात चल रही है, और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको उदारवाद में लिख के आना है। ठीक है, लेकिन नया वाला उदारवाद, इसमें अंतर क्या है? अंतर इतना है कि मतलब ये जो फिलहाल का जो टाइम चल रहा है, ठीक है, 21वीं शताब्दी, ये वाला उदारवाद नव उदारवाद कहलाता है। राइट। राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, और राज्य दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्तियों को सपोर्ट करे। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र मतलब कोई अगर व्यापार कर रहा है तो व्यापार में उसकी सहायता करे। राइट। अब देखो, परंपरागत उदारवाद में दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की, लेकिन नए वाले उदारवाद में हम दोस्तों किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? हम व्यापार पे, मुक्त व्यापार पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये अंतर हो जाता है। पुराने वाले उदारवाद में हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे। ठीक है, व्यापार की कम बात करते थे। लेकिन नए वाले उदारवाद में हमारा जो मुख्य फोकस है, हमारा जो मुख्य ध्यान है, वो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पे होता है। यानी कि दोस्तों आज का जो टाइम चल रहा है वो आयात निर्यात हर देश कर रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति दोस्तों अपनी क्षमता के अनुसार बाजार में प्रवेश करता है और अपनी योग्यता के अनुसार कारोबार करता है, तो उस कारोबार में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए नव उदारवाद आता है। क्योंकि दोस्तों राज्य पहले बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता था। कोई व्यक्ति अगर किसी का कारखाना है, अगर मान लो कोई साइकिल बनाने का कारखाना है, तो 1000 साइकिल एक साल के अंदर बनती थी। तो अगर उसको 1500 साइकिल बनाना है तो राज्य से लाइसेंस लेना पड़ता था, और भारत में यही लाइसेंस राज कहलाता था दोस्तों पहले। इसके वजह से जो बिजनेसमैन होते थे वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो बार बार में लाइसेंस लेना और सरकार की कठोर नीतियों के कारण इंसान है वो व्यापार में पिछड़ जाता था। लेकिन नव उदारवाद सिद्धांत बताता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा होने दो, बाजार में अगर कंपटीशन होगा, ठीक है, तो चीजें बेहतर मिलेंगी। अब जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, जैसे कि अपने को फेस वॉश खरीदनी है, ठीक है, तो 50 तरह की फेस वॉश दिख जाती है वहां पे। राइट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनी है, कॉस्मेटिक की कंपनी, उनके अंदर कंपटीशन चलता है, और जो सबसे अच्छा और जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है वही अपन खरीद के लाते हैं। तो ये नव उदारवाद के कारण संभव हुआ है। कैसे लिखोगे आप? बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति व्यापार किस तरह से करता है इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है, और इंसान पर ज्यादा कर ना लगाए राज्य, ये कहता है नव उदारवाद। ठीक है, तो खास बातें क्या लिख के आनी है कि बाजार एवं मुक्त व्यापार पर बल देता है नव उदारवाद। ठीक है, और पूरा विश्व एक बाजार है। आप अगर कुछ चीज बनाना आता है आपको, इंटरनेट पे दुनिया भर में बेच सकते हैं उसको। ठीक है, भारत में भी ये संभव इसीलिए हुआ दोस्तों, 1991 में आर्थिक सुधार आए थे। ठीक है, आर्थिक सुधार के कारण दोस्तों राज्य थोड़ा सा पीछे हट गया, और मार्केट के अंदर जिसको बिजनेस करना था उसने खूब बिजनेस किया, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, और नव उदारवाद में आपको यह भी लिखना है, जो प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो नेताओं के लिए, जनताओं के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं, ठीक है, तो वो कठोर नीतियां ना बनाए, वो कठोर नीतियां ना बनाए, और इस तरह से नीतियां बनाए ताकि एक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। और नव उदारवाद में आप ये भी लिख सकते हो कि सरकार है वो नीति निर्माण इस तरह से करे कि व्यक्ति की भलाई हो, और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, उनकी सहायता करे सरकार, ये कहता है नव उदारवाद। अब जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड्स है, केएफसी है, ठीक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बहुत बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं, तो इनकी सरकार सहायता करे, ये कहता है नव उदारवाद। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नव मार्क्सवाद की। ठीक है, तो पुराना वाला मार्क्सवाद दोस्तों किसके टाइम पे, मतलब कार्ल मार्क्स ने खुद ही दिया था। और नव मार्क्सवाद में दोस्तों जो मार्क्स, कार्ल मार्क्स को मानते थे, मतलब उनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने इस चीज को विकसित किया है। तो नव मार्क्सवाद में दोस्तों क्या लिख के आना है? ये मार्क्सवाद का ही अपडेटेड वर्जन है, यानी कि उसी का संस्करण है। नया वाला जो संस्करण है वो नव मार्क्सवाद है।
तो दोस्तों कोई भी जो सिद्धांत आता है ना किसी देश की स्थिति समय के हिसाब से आता है। तो मार्क्सवाद सिर्फ आर्थिक पहलू की बात करता है। यानी कि वो ये बात करता है कि समाज के अंदर कोई गरीब ना रहे, ठीक है? समाज के अंदर कोई वर्ग ना हो, कोई किसी का शोषण ना करे, सबके पास में बराबर संसाधन हो, ठीक है? लेकिन नव मार्क्सवाद क्या बात करता है? नव मार्क्सवाद आज की दुनिया के अंदर जो मतलब जटिल परिस्थितियां बन चुकी है, जो ऐसी स्थितियां बन चुकी है जिसके कारण से दोस्तों एक देश का शोषण हो सकता है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों आज के टाइम पर कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो पहले तो एक देश दूसरे देश पे आराम से हमला कर देता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता क्योंकि संधियाँ समझौते भरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों सपोज करो बहुत बड़े देश की जो कंपनी है, वो अगर किसी गरीब देश में स्थापित हो जाती है, तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को तो लूटती है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अफ्रीका के किसी गरीब से देश में बस गई है, तो अफ्रीका के देश में काफ़ी सारा पैसा कमाया उसने, लेकिन पैसा जो कमाया उसको निवेश नहीं किया, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया अफ्रीका के अंदर, इसलिए अफ्रीका के उस देश की हालत है ना वैसी ही रही, ठीक है? तो ये शोषण करने का एक नया तरीका है। इस शोषण करने के नए तरीकों को ही दोस्तों नव मार्क्सवाद को जिन्होंने विकसित किया है, उन्होंने ये थ्योरी दी है। जैसे कि मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसके अंदर नाम देख लेना आप। जैसे कि एडेनो है, हारखाम हारखाइमर है, आल्थ्यूजर है, एरिक फ्रोम है, सात्र है, मार्क्यूजे है, हेबरमास, ठीक है? ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने नव मार्क्सवाद बताया है। तो समझ में आ गया पुराना वाला मार्क्सवाद क्या कहता है कि समाज के अंदर वर्ग ना हो, समाज के अंदर कोई राज्य नाम की कोई चीज ना हो, सब बराबर लाइन पे खड़े हों, किसी के पास में संसाधन ना तो कम हो ना ज्यादा हो, बराबर हो संसाधन, बस यही बात करता है। लेकिन दोस्तों नव मार्क्सवाद क्या कहता है कि आज के टाइम पर कोई देश किसी को गुलाम नहीं बना सकता है ना? बाह्य रूप से, ठीक है? आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन व्यापार तो कर सकता है, कंपनियां बसा सकता है, कंपनियां बसा करके बहुत पैसा वो देश कमाता है, ठीक है? और वो कंपनी उस पैसे को अपने मूल देश में ले जाकर वहीं सौंप देती है उनको ही, ठीक है? तो अमेरिका और अफ्रीका वाला एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, और इन विद्वानों का नाम भी याद रखना है जैसे कि एडेनो, हारखाइमर, अल्थ्यूजर, एरिक फ्रोम, सात्र, मार्क्यूजे और हेबरमास, ठीक है? तो नव मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य तटस्थ नहीं है, राज्य पूंजीपतियों की सहायता करता है। राज्य क्या काम करता है? अब देखो चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं, पार्टियां बनती हैं, तो जिसकी सरकार होती है ना भाई, सरकार को पैसे देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, तभी सरकार चल पाती है अच्छे से। सरकार के पास में कहाँ से आता है इतना पैसा? करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप दिल्ली से निकल के देखो, आप महाराष्ट्र की तरफ जाए, राजस्थान की तरफ जाए, एमपी की तरफ जाएं दोस्तों, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेट्रो है वो हजारों करोड़ों की बनती है। तो इतना पैसा सरकार के पास नहीं होता, इतना पैसा दोस्तों बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास में होता है, ठीक है? वो सरकार को पैसा देते हैं, बदले में सरकार उनको प्रॉमिस करती है कि हमारी पार्टी जब आएगी सत्ता में तो हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? आप जो कहोगे वैसे ही काम हम लोग करेंगे। तो नव मार्क्सवादी यही कहते हैं कि जो राज्य है ना, वो उन लोगों का साथ देता है जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, और पूंजीपति लोग हैं वो राज्य के साथ मिलकर के गरीबों का, मजदूरों का शोषण करते हैं। और दोस्तों नई बात क्या है नव मार्क्सवाद में कि दोस्तों धर्म की बात हो, कला की बात हो, साहित्य, परिवार, विज्ञापनों की बात हो, या फिर स्कूल मीडिया की बात हो, अब यहाँ जितने भी क्षेत्र मैंने बताए ना, जैसे कि अ, विज्ञापन विज्ञापन यानी कि टीवी टेलीविजन के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम पे कुछ भी रील्स वगैरह, शॉर्ट वगैरह देख रहे हैं, तो अपने माइंड में है ना लगातार कुछ भरा जा रहा है ना? कोई नया कपड़ा दिखा दिया, कोई नई खाने की चीज दिखा दी, या कुछ नया प्रोडक्ट बता दिया, कोई नया एप्लीकेशन बता दिया, तो हमारे सामने फेंकते रहते हैं, चीजें फेंकते रहते हैं, और दोस्तों एक विचार बन जाते हैं हमारा कि यार ये चीज लेनी है, अगर ये चीज मैंने नहीं ली तो फिर मैं अच्छा नहीं दिख पाऊंगा, ठीक है ना? और कुछ मन में इस तरह की विचारधाराएं बन जाती है। तो जो पूंजीपति होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो राज्य की सहायता लेकर के धर्म का, किस तरह से धर्म चलेगा एक राज्य के अंदर, कला किस तरह से आगे बढ़ेगी, साहित्य का सहारा लेते हैं, यानी कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है? पूंजीपतियों का पूरा कंट्रोल होता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। परिवार के अंदर मूल्य कैसे आने हैं, तो आज देख रहे हैं कि अपन वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जाते जा रहे हैं, ठीक है? वैसा ही खाना चाहिए अपने को, वेस्टर्न कल्चर, वैसे ही कपड़े पहनने अपने को वेस्टर्न टाइप के, वैसी ही बात करनी है, वैसा ही बोलना है, वैसे ही ख्यालात रखने हैं।
ये सब दोस्तों पूंजीपतियों की देन होती है। लगातार टेलीविजन पे, मोबाइल पर बार बार वही चीज दिखा करके विचारधारा बदली जाती है। तो ये नव मार्क्सवाद कहता है कि ये शोषण करने का एक नया तरीका है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है नव मार्क्सवाद। तो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है राज्य का नारीवाद सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नारियों की चर्चा, नारियों के अधिकारों की बात की जाएगी। ठीक है, तो देखो, कैथरीन मैकिनन, एक लड़की का आपको नाम याद रखना यहाँ पर, कैथरीन मैकिनन। मैं तो कहता हूं कि भाई ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर जो 13 है ना, इसको लिख लिख के याद कर लेना आप। ठीक है, बेहतर रहेगा, ताकि 50 नंबर का जैसे ही आपको सवाल दिखे तो आपका पेन चलना चाहिए वहां पे। ठीक है, आपको चीजें याद रहेंगी। तो कैथरीन मैकिनन, मैकिनन है, ठीक है, कैथरीन मैकिनन दोस्तों, वो कहती है कि राज्य भी एक पुरुष की भांति काम करता है, राज्य भी पुरुष का ही प्रतिनिधित्व करता है। अब पुरुष क्या करता है जनरली? ठीक है, पुरुष दोस्तों महिला को दबाने की कोशिश करता, महिला को पीछे रखने की कोशिश करता। जैसे कि परिवार में जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, किसको बाहर पढ़ना है, कौन बाहर जाएगा, किसको क्या खाना है, ठीक है, और किसको मतलब क्या निर्णय लेने हैं अपनी जिंदगी में, परिवार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है कौन लेता है? आदमी लेता है ना। तो आज भी दोस्तों किसका चलता है? आदमी का चलता है, और इसी समाज को अपन पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। तो वहां पे लड़कियों की जो बातें हैं वो पीछे रख दी जाती हैं, लड़कियों की कोई बात सुनी नहीं जाती है। सब परिवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली बात कर रहा हूँ। भारत में 70-80% परिवारों में यही सब चलता रहता है। लेकिन जहाँ पे लड़कियों की सुनी जाती है, जहां पर महिलाओं की ज्यादा चलती है, तो फिर वो ब्लेसिंग्स है। ठीक है, है। अब देखिए, आप सुने, तो कैथरीन मैकिनन क्या कहती है कि राज्य भी एक पुरुष की भांति काम करता है, राज्य पुरुष का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो अब देखो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपने किसको देखा है ज्यादा से ज्यादा? पुरुषों को, आदमियों को देखा है ना। लेकिन दोस्तों, अब जैसे कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है। ठीक है, और दक्षिण एशिया की बात करें दोस्तों, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान और बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना है वहां पे। ठीक है, तो इन देशों को छोड़ दे, बाकी आप अपन, मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आदमी बनेगा। राष्ट्रपति कौन बनेगा? आदमी बनता है। ठीक है, मंत्री परिषद में किसकी संख्या ज्यादा होती है? आदमियों की ज्यादा होती है। राज्य के नियम कौन बनाएगा? आदमी ज्यादा बनाएगा। और आदमी नेचर में कैसा होता है? नेचर में एग्रेसिव होता है। मेल कैसा होता है? आक्रामक होता है ना, लड़ाई झगड़े में आगे होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो दोस्तों दुनिया के अंदर अगर शांति पानी है, तो कैथरीन मैकिनन कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर शांति चाहिए, ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या है वो संसद में बढ़नी चाहिए, स्त्रियों की जो संख्या है वो राज्य की सत्ता में बढ़नी चाहिए, और राज्य है दोस्तों, राज्य के निर्णयों में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आदमी है ना, लड़की को हमेशा दास की भांति देखता है। ठीक है, गुलाम की तरह देखता है, उपकरण की भांति देखता है, उपकरण यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो नारीवाद को जो सपोर्ट करती हैं कैथरीन मैकिनन, और भी हैं काफी सारे विद्वान यहाँ पे। ठीक है, वो यही कहते हैं कि समाज में स्त्रियों की जो दशा है वो दयनीय है। वो दास की तरह रहती हैं, उपकरण की भांति उनको आदमी यूज लेता है। ठीक है, तो यहां पर वो बात करती हैं आगे कि शासन के अंगों, शासन के अंग कौन कौन से, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में लड़कियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। प्रशासन में भी लड़कियां जाए आगे, न्याय के क्षेत्र में भी आगे जाएं, और आदमी के बराबर जिस दिन उसको हक मिलना चालू हो जाएगा, तो दोस्तों राज्य के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां पर किसी के साथ में अन्याय नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, राजनीति विज्ञान में जितने भी सिद्धांत आए हैं वो व्यक्ति की भलाई के लिए ही समय समय पर आए हैं। अब देखो, लड़की के पास में क्या एक्स्ट्रा होता है? लड़की के पास में होता है स्त्रीत्व है, लड़की के पास में होता है ममता, ठीक है, सहनशीलता, संवेदनशीलता, काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन मामलों में वो पुरुषों से बेहतर होती है। ठीक है, सहने के मामले में, करुणा के मामले में, यानी किसी को माफ कर देना जल्दी, ठीक है, और सोच समझ के डिसीजन लेना, ये लड़कियों के पास में एक्स्ट्रा पावर्स होती है। अब मेल क्या होता है? एग्रेसिव नेचर का होता है, फटाफट से निर्णय लेता है। ठीक है, और फटाफट से निर्णय लेने के कारण वो लड़ाई झगड़े की बात करता रहता है, राइट। तो दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने, राज्य में नागरिकों को कल्याण करना है, तो हर क्षेत्र में शासन का हो चाहे न्याय को हो, तो महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पर आप राज्य का नारीवाद सिद्धांत में आप यही चीजें लिखेंगे कि महिला भी पुरुष की तरह तर्क संगत प्राणी है। अब जैसे लड़की जब पैदा हुई, अब उसको बार बार कहा जाता है कि यहाँ मत जाओ, ठीक है, उससे मत मिलो, ये मत खाओ, ऐसा मत पहनो, ठीक है, इस तरह से मत हंसो। तो समाज है ना, उसको परिवार और समाज मिल करके उसको लड़की बना देते हैं। बाकी नेचर ने कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। बायोलॉजिकल दृष्टि से भिन्नता है मेल और फीमेल में, बायोलॉजिकल दृष्टि से, ठीक है, भिन्नता है, बाकी कोई भिन्नता नहीं है। वो भिन्नता और जो डिफरेंस है वो समाज और परिवार लेकर के आता है, और इसलिए दोस्तों महिलाओं का शोषण होता है। तो जो नारीवादी है, ठीक है, वो यही कहते हैं कि महिला के पास में भी समान अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि महिला भी अपना दिमाग लगा सकती है, वो तर्क संगत प्राणी है। ठीक है, अब देखिए आप, दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जब भी कहीं पर युद्ध होते हैं, दंगे होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को, लड़कियों को होता है नुकसान। क्योंकि दोस्तों आदमी है वो घर से बाहर निकलता मतलब घर से बाहर ही रहता है जनरली। महिलाएं अपने बच्चों को पालती पोसती। अब जैसे कि सीरिया, इराक के अंदर, यमन के अंदर काफी गृह युद्ध चलते रहते हैं वहां पे, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर, छत पे ऊपर बम गिरा, तो उस बिल्डिंग में कौन थी? महिला अपने बच्चों के साथ में थी, तो महिला मर जाती है, ठीक है। तो महिलाओं को युद्धों में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सार्वजनिक मामले में महिलाओं को आगे आने दिया जाना चाहिए। एक और आपको याद रखना है विद्वान का मैकिन्टोश, राज्य का नारीवाद सिद्धांत लिखते समय आपको मैकिन्टोश का नाम याद रखना है। मैकिन्टोश क्या कहती है कि, वो कहती है कि पूंजीपति वर्ग, मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कंपनी, कोई भी कंपनी है, काफी सारा पैसा उसके पास में, तो कंपनी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसके अंदर काफी सारे पद होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आदमी बैठा हुआ होता है। अब मान लो उस कंपनी में कोई महिला है, तो सारे पुरुष उस महिला पर हावी हो जाते हैं, तो कंपनी के निर्णय भी लेने में पुरुष आगे रहते हैं। तो इस तरह से महिला को हर कदम पर पीछे हटना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मार्गरेट बेंस्टन का नाम याद रख सकते हैं, नोट्स में भेज दूंगा। जूलियट मिशेल का नाम याद रख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पुरुष काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है, लेकिन लड़की पर जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, ठीक है, वो पुरुषों के अधीन होती है, उसको शुरू से सिखाया जाता है पुरुष की सेवा करनी है, बच्चे पालने हैं आपको, ठीक है। इसी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। कुछ वो, मतलब कुछ उसको बता दिया जाता है कि आपके धर्म में इस तरह से लिखा हुआ है, आपको ये चीजें नहीं करने हैं, तो इस तरह से वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कभी कर ही नहीं पाती। उसका पूरा जो जीवन था, जो हीरे जैसा उसको मिला था, वो पूरा जीवन उसका नरक जैसा बन जाता है, ठीक है। अब नारीवाद दोस्तों कई तरह का होता है। लिबरल नारीवाद होता है, रेडिकल नारीवाद होता है, मार्क्सवादी नारीवाद होता है, समाजवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद और पारिस्थितिक नारीवाद होता है, ठीक है। ये भी अपन लिख के आ सकता है वहां पे, क्योंकि नारीवाद के काफी तरह के प्रकार हैं। उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद, ठीक है। तो अपने को ये चीजें लिखनी है इसके अंदर, नारीवाद में, राज्य का नारीवाद सिद्धांत। तो बस इतना समझ लो कि राज्य में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, तो उन निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी हो। शासन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कानून बनाने के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि लड़की को प्रकृति की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिली हुई है, जो कि पुरुषों के पास में नहीं है। तो अगर पुरुषों के बराबर उसको अधिकार, स्वतंत्रता मिल जाती है, तो जरूर है वो नागरिकों का और देश का भला कर लेगी, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा था, सिर्फ दो याद रखना यहाँ पे, कैथरीन मैकिनन और मैकिन्टोश, ठीक है। अब लास्ट अपना सिद्धांत बच रहा है समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है। इसको और अपन देख लेते हैं। देखो यहां पर 1970 की दशक में यह सिद्धांत उभरा, कौन सा? समुदायवादी और बहुसंस्कृतिवाद सिद्धांत ना, ये 1970 के दशक में आया था, 1970 के आसपास आया था ये, ठीक है। अब देखो यहां पर दोस्तों बहुसंस्कृतिवाद में एक शब्द आ रहा है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? जब मनुष्य का समूह, जब मनुष्य का समूह कुछ दृष्टिकोण, कुछ विश्वासों के साथ में, कुछ मूल्यों के साथ में जीवन जीता है ना, और उसी चीज को अपन संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अंदर मतलब क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या आपको पढ़ना है,
ठीक है? किस तरह से आपको जीवन जीना है, ये संस्कृति का हिस्सा है। बहुसंस्कृति क्या होती है? जब दोस्तों किसी समाज में अलग-अलग संस्कृति के लोग रहे, अलग-अलग धर्मों के लोग रहे, अलग-अलग देशों के लोग रहे, तो वो बहुसंस्कृतिवाद कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर अनेक विश्वासों के, अनेक मूल्यों के साथ में अलग-अलग इंसान अपना जीवन जीते हैं। अब देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, समुदायवादी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इसमें थोड़ा-सा और सुन लो आप। दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, ठीक है? तो मतलब काफ़ी अफ़रा-तफ़री मच गई थी। यूरोप के अंदर तो मतलब अपना घर-बार छोड़ कर के लोग किसी और देश में चले गए, ठीक है? उस देश के लोग दूसरे देश में चले गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक देश में दोस्तों अलग-अलग संस्कृतियों के लोग आ बसे, अलग-अलग रंग के, अलग-अलग जातियों के, अलग-अलग समाजों के लोग आ बसे, ठीक है? उसके कारण से दोस्तों समाज के अंदर काफ़ी सारे विविधताएँ आ गई थी। और दोस्तों भारत को ही छोड़े आप, ठीक है? क्योंकि भारत में तो विविधता में एकता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियाँ, जनजातीय भाषाएँ वाले लोग रहते हैं, फिर भी यूनिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों दुनिया के अंदर कहीं पर भी देखें आप, ठीक है? जब जिस क्षेत्र में अलग-अलग धर्मों के, जातियों के, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत मार-काट वाली लड़ाइयाँ होती है। बाल्कन क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में, लैटिन अमेरिका के देशों में ऐसी मार-काट बहुत ज़्यादा चली है, काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हैं उसके अंदर से। तो समुदायवाद सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि एक समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है? रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई अगर अल्पसंख्यक है, यानी कि संख्या में कोई कम है, तो उसके अधिकारों की कटौती ना हो, उसकी बात सुनी जाए, ठीक है? अगर नीति निर्माण सरकार कर रही है, सरकार कोई कानून बना रही है, तो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, ये समुदायवाद में अपने को लिखना है। अब दोस्तों समुदायवाद में अपने को 2 विद्वानों का नाम अगर आपको याद रखना है तो रख लेना। एक तो किम ली का नाम का एक विद्वान है, ठीक है? किम ली का। अब ये लड़का है लड़की मुझे नहीं पता। किम ली का है एक, और एक भिखू पारेख, ये तो अपने इंडिया के ही है, भिखू पारेख, ठीक है? तो समुदायवाद सिद्धांत को विकसित करने का जो क्रेडिट है, वो किमलिका और भिखू पारेख को दिया जाता है, ठीक है? और बस यही यही कहते हैं कि एक समुदाय के अंदर जो माइनॉरिटी पीपल है, जो अल्पसंख्यक है, ठीक है? उनके भले की भी बात सरकार करे और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, उनके लिए सरकार बढ़िया-बढ़िया कानून और नीतियाँ बनाकर ले आए, ताकि उनकी भी इच्छाएँ, उनकी भी कुछ मतलब अधिकार है वो उनको मिल जाए, उनको किसी भी तरह का कोई समस्या का समाधान ना करना पड़े। अगर भिखू पारेख कहते हैं कि किसी समुदाय के अंदर अगर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, किसी ऐसे धर्म के लोग जो संख्या में कम है, तो सरकार उनके लिए अलग से नीति निर्माण कर सकती है। अब देखो समुदायवाद का जो उद्भव है ना, वो कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में हुआ था 1970 के दशक में, और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ठीक है? ये याद रखना है। अब देखो बहुसंस्कृतिवाद और देख लो, थोड़ा-सा है बस, ये भी एक प्रकार का दृष्टिकोण है। अब जिस शब्द के आगे वाद शब्द जुड़ जाता है, तो वहाँ पे आप समझे कि एक प्रकार का दृष्टिकोण है, ठीक है? तो ये जो बहुसंस्कृतिवाद है, आप समझ सकते हैं कि एक समाज के अंदर अलग-अलग संस्कृति के जब लोग रहते हैं, तो उनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ नैतिक अधिकार, कुछ राजनीतिक अधिकार, कुछ आर्थिक अधिकार होते हैं। तो इन्हीं अधिकारों को दिलाने के लिए बहुसंस्कृतिवादियों ने कहा है कि कोई भी मनुष्य अपनी संस्कृति की उपज है। अब जैसे कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, आपका बस नहीं था कि आप किस धर्म में पैदा हो रहे हो, ठीक है? तो आपको उस धर्म की संस्कृति को फॉलो करना पड़ता है, तमाम दृष्टिकोणों को फॉलो करना पड़ता है। और बहुसंस्कृतिवाद में मतलब एक समाज के अंदर अलग-अलग संस्कृति है, तो सरकार इस तरह से दोस्तों उस समाज का ध्यान रखे, किसी भी संस्कृति के लोग हैं, उनका जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित ना रहे, क्योंकि हर संस्कृति में दोस्तों अच्छी बातें हैं। अब जैसे कि हम अपने धर्म के बारे में गुणगान करते रहते हैं, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उससे बढ़िया है, ठीक है? लेकिन दूसरे धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती है, तभी तो उसको मानने वाले इतने लोग हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी। तो उन अच्छाइयों को अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है? काफ़ी कम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि जैन धर्म से अपन अहिंसा सीख सकते हैं, ठीक है? और हिंदू धर्म से अपन शांति, खुशहाली सीख सकते हैं। ईसाई धर्म से ही ऐसे दोस्तों त्याग बलिदान की भावना सीखी जा सकती है। सभी धर्मों से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए
मिलता है, तो इंसान का जो जीवन है वो बड़ा ही खूबसूरत बन सकता है, अगर वो हर संस्कृति, हर धर्म में कुछ अच्छी बातें सीख ले तो। और इससे क्या होता है दोस्तों, वो मतलब अपना जीवन समृद्ध बना सकता है। ये आपको दोस्तों लिखना है बहुसंस्कृतिवाद में, ठीक है? तो बहुसंस्कृतिवाद में किसी भी लोगों को अपनी भाषा को लेकर के, मतलब अपने दृष्टिकोणों को, अपने मूल्य विश्वास को लेकर के नीचे ना देखना पड़े, इसलिए सरकार कोशिश करती है कि हर संस्कृति के लोगों का भला हो, क्योंकि दोस्तों प्रेम ही सबको पास में लाता है। अगर सरकार सभी संस्कृति के लोगों के लिए काम करती है, तो सारे संस्कृति के लोग एकजुट होकर उस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो बहुसंस्कृतिवाद में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है? यही है बहुसंस्कृतिवाद। इसमें आपको अ, विद्वान का नाम तो याद नहीं रखना है किसी भी, ठीक है? और बहु समुदायवाद में याद रख लेना, एक तो किमलिका का और भिक्खू पारेख का। ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है? कंप्लीट होता है ये आपका चैप्टर। चलो समुदायवादी और बता देता हूँ। समुदायवादी में और लिख के आ सकते हो कि ये जो सिद्धांत है समुदायवादी, ये नैतिक और राजनीतिक मूल्यों पर जोर देता है, और समुदाय व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान देता है। अब आपका जो समाज है वो आपको एक आइडेंटिटी देता है, जैसे कि आपकी जाति क्या होगी, आपको धर्म क्या होगा, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे खाएंगे, ये कौन सिखाता है आपको? समुदाय सिखाता है, ठीक है? तो एक समुदाय में रहकर ही एक व्यक्ति अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकता है, राइट? माइकल सैंडल, एलास डायर, मैकलेंटायर वाल्जर और चार्ल्स टेलर, समुदायवाद को विकसित करने में इनका योगदान रहा है। ये मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। तो आपका ये जो 30 नंबर का जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप इसकी एक बार वीडियो और देख लेना, और बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।